गुड मॉर्निंग जी। यहाँ हम लोग रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो बात है ये बच्चों के लिए है। यहाँ कुछ समझेंगे कि रामचंद्रन की बेसिक बातें क्या हैं, तो थोड़ी सी बात हम समझेंगे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को लेकर के भी। और ये जो नंबर आएंगे ये चाहे रामचंद्रन प्लॉट की 5 की वैल्यू हो, चाहे फिर अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर वेट की कैलकुलेशन एग्जाम में काफी काम आती है। ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है अमीनो एसिड्स केवल सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं। इस डायग्राम में एलेनिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक पॉली एलेनिन का डायग्राम है। सभी अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, तो इसलिए इस बॉन्ड में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। इस बॉन्ड में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वो सभी एटम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, और इसलिए हम लोग इस पूरे एटम्स के क्लस्टर को एक प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं। एक ऐसा प्लेन जिसमें से कोई एटम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खिसकेगा नहीं, सब इसी प्लेन का पार्ट बन के रहेंगे, 2 डायमेंशनल शीट की तरह। इसको हम लोग अमाइड प्लेन भी कहते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये बैकबोन में हमें ये प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हैं। अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप साइड से बाहर निकले होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि ट्रांस बॉन्ड है, इसलिए हर अमीनो एसिड का आर ग्रुप अल्टरनेटिवली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकला हुआ है। जैसे कि ये अमीनो एसिड लोअर साइड पे निकला हुआ है, तो इस अमीनो एसिड का आर ग्रुप जो है वो अपर साइड पर है। नेक्स्ट फिर लोअर फिर अपर, इस तरीके से अल्टरनेट साइड चेन्स हमें देखने को मिलती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर के टर्शरी, और टर्शरी फोल्ड होकर के क्वाटरनरी। फोल्डिंग होने के लिए जरूरी है कि बैकबोन फोल्ड हो। फोल्डिंग में आर ग्रुप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। शुरुआती फोल्डिंग केवल बैकबोन के एटम्स पर डिपेंड करती है, जो कि अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन का बॉन्ड जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और फिर उसके बाद वो नाइट्रोजन जो अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड। आर ग्रुप के बॉन्ड्स प्राइमरी फोल्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है केवल, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन और अमाइड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के बीच में होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर कॉम्पैक्टली पैक करते हैं और टर्शरी बनाते हैं, और इस फोल्डिंग में आर ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ आर ग्रुप तमाम तरह के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करता है आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि आयनिक इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन, और एकमात्र एक कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है फोल्डिंग में, जिसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है, तो ऐसी चेन्स आपस में जुड़ करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना सकती हैं। बट ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोटीन के ऊपर। जैसे मैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करूं, डीएनए पॉलीमरेज 1 एक ही पेप्टाइड का बना हुआ एंजाइम है, तो इसमें टर्शरी फोल्डिंग ही लास्ट फोल्डिंग है। लेकिन हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड होती हैं, तो पहले हर पेप्टाइड फोल्ड होकर के टर्शरी लेवल तक जाएगी, और फिर हर पेप्टाइड में हीम और आयरन आके बाइंड करेंगे, और फिर वो तो जो प्रोटीन्स सिर्फ एक पेप्टाइड के बने होते हैं उनका फाइनल स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और जो प्रोटीन मल्टीपल पेप्टाइड्स के बने होते हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक फोल्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो आमतौर पे टर्शरी स्ट्रक्चर की बातें होती हैं या फिर क्वाटरनरी। अब जब हमें मालूम है कि पेप्टाइड प्लेन में फोल्डिंग पॉसिबल है नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि पेप्टाइड फोल्ड होती कैसे है फिर। जिसे हम पेप्टाइड बैकबोन कहते हैं, उसमें कुल मिलाकर के 3 डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं। डाइहेड्रल एंगल्स जनरली हम लोग उन एंगल्स को या उन बॉन्ड्स को बोलते हैं जिनकी वजह से किसी स्ट्रक्चर में किसी तरह का कन्फॉर्मेशनल चेंज आना पॉसिबल है। इन्हें हम लोग टॉर्शन एंगल्स भी कहते हैं। तो पेप्टाइड में जो ये डाइहेड्रल एंगल्स हैं, इनमें से एक एंगल है ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं पेप्टाइड को, और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। देन दूसरा एंगल आता है आपका फाई, जो कि नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में बना हुआ है। नाइट्रोजन को अल्फा कार्बन से जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग 5 बॉन्ड बोलते हैं, और सिमिलरली अल्फा कार्बन से कार्बोनिल कार्बन को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं साई। तो पूरी पेप्टाइड किस तरीके से फोल्ड होगी, क्या स्ट्रक्चर बनाएगी,
ये इन दो बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है और ये दोनों बॉन्ड्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। जो इनका रोटेशन है वो 180 डिग्री का है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर हमारे पास ये एक प्लेन है तो कोई एंगल 0 डिग्री से प्लस 180 डिग्री तक या फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। तो इन बॉन्ड के रोटेशन की वजह से ही पेप्टाइड के अंदर कन्फर्मेशन में बदलाव आते हैं। और हम लोगों ने ये पाया है कि जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, हर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई पर्टिकुलर फाई और साई का रोटेशन एंगल है। यहां यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं और रोटेशन की बात कर रहे होते हैं, तो रामचंद्रन नाम के साइंटिस्ट ने अलेनिन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ करके एक पॉलीमर डिजाइन किया कागज के ऊपर, और फिर उन्होंने जितने भी साई एंगल्स थे सभी साई एंगल्स को 1 डिग्री ट्विस्ट करके डायग्राम ड्रॉ किया। नेक्स्ट डायग्राम उन्होंने बनाया साई एंगल की वैल्यू 2 रख करके, और इस तरीके से उन्होंने काफी सारे डायग्राम बनाए जिसमें फाई और साई की तमाम पॉसिबल वैल्यूज को उन्होंने इंक्लूड किया। यहां अगर हमारे पास 10 फाई बॉन्ड्स हैं पूरी पेप्टाइड के अंदर, तो 10 के 10 की सेम वैल्यू थी। जितने भी साई हैं सभी की सेम वैल्यू थी। अगर किसी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए हमने ये कहा है कि फाई की वैल्यू है -45 और साई की वैल्यू है +65, तो जितने भी फाई बॉन्ड्स हैं सभी को उतने ही एंगल पर रोटेट किया गया है। बट क्या सभी रोटेशन से हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं? कभी कभी रोटेशन ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से रोटेट होने के बाद में दो एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ सकते हैं, और पास इतना आ सकते हैं कि वो एक दूसरे की स्पेस को पेनिट्रेट करेंगे, और जब स्पेस को पेनिट्रेट करेंगे तो फिर इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेस पैदा होगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उन्होंने अपने डायग्राम को ड्रॉ करके उन्होंने पाया कि कहां कहां इस तरह के ओवरलैप्स देखने को मिल रहे हैं, और उन्होंने हर एंगल की वैल्यू को एक ग्राफ पर फीड करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहां अगर मैं इस डॉट की बात करूं कि ये डॉट है एक, तो ये डॉट का मतलब क्या है? फाई के स्केल पर इसकी ये वैल्यू है +90 के आसपास, और साई के स्केल पर इसकी वैल्यू है 92-93 के आसपास प्लस में। तो हम कहेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर में जितने भी फाई बॉन्ड्स हैं और जितने भी साई बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूज, फाई बॉन्ड्स की वैल्यू रखी जाए +85 के आसपास और साई बॉन्ड्स की वैल्यू रखी जाए +95, तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। और उसकी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हमने यहां डॉट लगा दी एक, कि इस डॉट का मतलब है कि इस डॉट की जो वैल्यूज हैं फाई और साई की, उन पर एक बिना स्ट्रेस का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जो ब्लैंक रीजन्स है, मान लीजिए ये ब्लैंक रीजन है, इस ब्लैंक रीजन के अकॉर्डिंग जो भी इस रीजन की फाई और साई के एंगल्स पे वैल्यूज हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी मैं कभी किसी पॉली अलेनिन चैन में फाई और साई की वैल्यूज को इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए कि जो हम लोगों ने यहां डॉट बनाया, ब्लैंक पे डॉट बना लेते हैं, और इस डॉट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है फाई के स्केल पर वो है सपोज 135 के आसपास, और ऐसे ही ये वैल्यूज भी 130 के आसपास है साई पर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पॉली अलेनिन में सभी फाई की वैल्यूज +35 के आसपास है, +135, अगर मेरे पॉली अलेनिन की पेप्टाइड में सभी फाई बॉन्ड्स की वैल्यू +135 है और सभी साई बॉन्ड्स की वैल्यू +135 है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, और इसलिए हमने उसके लिए खाली जगह छोड़ दी। इस ग्राफ में जितना भी एरिया ब्लैंक है, इसमें पड़ने वाली फाई और साई की वैल्यूज ये कहती हैं कि इन वैल्यूज को लेकर के कोई टिपिकल पेप्टाइड स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होगा। जिन वैल्यूज से स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता था वो इन शेडेड पार्ट्स में, हर डॉट का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह के रीजन्स ले लें, तो इस रीजन में पड़ने वाली जितनी भी मेरी
फाई की वैल्यूज हैं और जितनी भी साई की वैल्यूज हैं उन्हें मिला करके कॉम्बिनेशन करेंगे तो कोई ना कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो सबसे बढ़िया सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जिनके लिए वैल्यूज बढ़िया निकाली गई हैं, वो स्टेबल के अंदर है। जैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए फाई की वैल्यू होनी चाहिए -57 और साई की वैल्यू होनी चाहिए -47। सिमिलरली पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स के लिए फाई की वैल्यू है -119 और साई की वैल्यू है 113। एंटी पैरेलल के लिए -139 और +135। एग्जाम के लिए हमारे पास अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दोनों की वैल्यूज हमें याद रहनी चाहिए। कई बार इन वैल्यूज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि वैल्यूज कौन सी हैं, या फिर ग्राफ पे प्लॉट करना भी हमें आना चाहिए कि ये वैल्यूज कहां पड़ेंगी। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ पर बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहां कहां पाए जाते हैं। जैसे कि अल्फा हेलिक्स, जैसे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो हम लोगों को ये वैल्यूज ग्राफ पर देखनी आनी चाहिए। जैसे अगर कल आपसे कोई पूछे मतलब कैसे हम ये वैल्यूज देखते हैं, तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए फाई की वैल्यू है +90 और साई की वैल्यू है -90। तो फाई की वैल्यू +90 और साई की वैल्यू -90, जहां ये दोनों लाइनें क्रॉस कर जाए, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की वैल्यू ये कह रहे हैं। ग्लाइसिन और प्रोलिन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट के मामले में ये सबसे अलग तरह के अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप है वो इतना छोटा है कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर देता है, जबकि प्रोलिन का जो आर ग्रुप है वो बैकबोन के NH2 से चिपका रहता है, जिसकी वजह से प्रोलिन में फाई एंगल ये भी स्ट्रेस्ड है और यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो बट वैसे अगर कोई, जैसे हमने पॉली एलेनिन के लिए हम लोगों ने ग्राफ देखा है, अगर कभी हमें ऐसे ग्राफ जनरेट करना हो ग्लाइसिन के लिए या प्रोलिन के लिए, तो जिस अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी वहां पर ग्राफ में सबसे ज्यादा शेडेड पार्ट होगा, और जिस अमीनो एसिड में फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होगी वहां सबसे ज्यादा क्लीन एरिया होगा, मतलब अनशेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट काफी कम होगा। तो क्या हम अभी बता सकते हैं कि ये अमीनो एसिड कौन सा होगा जिसके लिए ग्राफ जनरेट किया गया? बट वैसे क्योंकि यहाँ बहुत सारा एरिया शेडेड है, तो ये ग्राफ है ग्लाइसिन का। अगर ये प्रोटीन का ग्राफ होता तो ये शेडेड पार्ट बहुत कम होते। प्रोटीन किस तरीके से फोल्ड होगा, उसकी शेप कैसी आएगी, ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस में होती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिक्टेट करता है प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को। लेकिन एक पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं, कई तरीके से जुड़ सकते हैं। अगर एक छोटी सी पेप्टाइड को हम मान के चलें तो वो कई तरीके के पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखा सकती है, लेकिन हर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का लेवल। इंडियड ये हमने देखा है कि जब भी हम किसी प्रोटीन को डीनेचर करके रीनेचर करना चाहेंगे तो रीनेचर करने के बाद में वो कई तरह की शक्लें बना सकता है, लेकिन उनमें से जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है उनमें से कुछ ही स्ट्रक्चर हैं जो स्टेबल होते हैं और अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। जो अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे उनके अंदर एनर्जी का लेवल काफी कम होगा, उनकी एंट्रोपी काफी कम होगी, डिसऑर्डरनेस काफी कम होगा, और यही है जिसे हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म। ये डायग्राम जनरली इस बात को इंडिकेट करने के लिए होता है कि बहुत तरह की एक पेप्टाइड से फॉर्म बन सकती हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ एक ही फॉर्म ऐसी होती हैं जो एंट्रोपिकली स्टेबल होती हैं, और वही होती हैं नेटिव फॉर्म्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हुए जो बैकबोन में आपके पास अमाइड नाइट्रोजन है और कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है, अमाइड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, और ये अपने इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और इसी वजह से पेप्टाइड फोल्ड होती है, जो कि
सेकेंडरी स्ट्रक्चर की निशानी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइम पर फोल्डिंग में आर ग्रुप्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल NH और C डबल बॉन्ड O के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की सारी कहानी है। लेकिन इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज में, जिसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एक एटम हाइड्रोजन है, इसलिए इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जिम्मेदार है। जैसे ये स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का, और अल्फा हेलिक्स इस तरीके से फोल्ड होता है कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड मिल जाते हैं। हम जब भी कभी अमीनो एसिड पॉलीमर के रूप में होते हैं तो हम उसे अमीनो एसिड बोलने के बजाय रेसिड्यू बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि पॉलीमर के अंदर अमीनो एसिड कंप्लीट नहीं है। हमने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए 2 अमीनो एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल चला गया। तो जो भी अमीनो एसिड है उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल कम है, इसलिए वो पूरा अमीनो एसिड नहीं होता, वो रेसिड्यू कहलाता है। और अल्फा हेलिक्स में इस तरीके से 3.6 रेसिड्यूज पर टर्न है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है अल्फा हेलिक्स में, तो मैं उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड काउंट कर सकता हूँ और मॉलिक्यूलर वेट भी काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है। सिमिलरली बीटा स्ट्रैंड्स के अंदर भी कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, यही हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। आर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट टर्शियरी लेवल तक नहीं आएगा। जैसे आर ग्रुप का लेवल इंट्रैक्शन होना शुरू हो गया, तो हम बोलेंगे कि पेप्टाइड टर्शियरी लेवल की फोल्डिंग कर रही है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और एक और वीडियो आएगा जो कि एडल्ट्स के लिए होगा, ताकि रामचंद्रन प्लॉट की और बारीकियों को तुम समझ सको और एग्जाम में कैसे भी आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। बाय, फिर मिलेंगे। Meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.